दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कद्दावर आदिवासी नेता माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनकी शिक्षा दीक्षा और जन्म कहाँ और किस स्थान पर हुआ था, इस संबंध में हम बात करना चाहेंगे। सर, थोड़ा सा परिचय बता देंगे हमारे दर्शकों को। मेरा नाम विष्णुदेव साय है और एक छोटा सा गांव बगिया, वहाँ पर जन्म हुआ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री राम प्रसाद साय, माताजी श्रीमती जसवनी देवी। मैं जब 10 साल का था तभी पिताजी का निधन हो गया था और छोटे से गांव का मैं रहने वाला हूँ। साय सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये जो बगिया गांव है ये छत्तीसगढ़ से कौन सा इलाके में आता है सर? थोड़ा सा। ये छत्तीसगढ़ का आखिरी पूर्वी क्षेत्र का जो जिला है जसपुर जिला के अंतर्गत मेरा गांव बगिया आता है। साय साहब बताएंगे कि ये जो राजनीति में आपका कैसे आना हुआ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को साझा करेंगे। देखिए, वैसे तो हमारा परिवार प्रारंभ से ही राजनीतिक रहा है। जब देश आज़ाद हुआ सन 1947 में, तो 1947 में इलेक्शन नहीं हुआ था। उस समय विधायक मनोनीत हुए थे और उस समय मध्य प्रदेश का भी नक्शा अलग था। उस समय राजधानी नागपुर थी। जो विधायक थे वो नागपुर जाते थे। तो मेरे दादा स्वर्गीय सरदार श्री बुधनाथ साय 1947 में विधायक मनोनीत हुए थे और उसके बाद हमारे परिवार में हमारे सगे बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री केदारनाथ साय जी तपकरा से एक बार विधायक रहे। फिर हमारे छोटे दादाजी, हमारे दादाजी लोग 6 भाई थे, तो छोटे दादाजी के सुपुत्र थे स्वर्गीय श्री नरहरि प्रसाद साय, तो वो भी 2-3 बार विधायक रहे। और इमरजेंसी के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में वो रायगढ़ से सांसद निर्वाचित हुए और मोरारजी सरकार में केंद्रीय संचार मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। उसके बाद 90 से लगातार मैं 2 बार विधायक, 4 बार सांसद भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व मुझे सौंपा। और पिछले बार 14 से 19 का जो मोदी जी का कार्यकाल था शासन का, उसमें मुझे केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला। इस तरह से एक और भाई हमारा पिछले समय कुनकुरी से विधायक था, श्री रोहित कुमार साय। तो इस तरह से हमारा परिवार शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही राजनीतिक रहा है। साय जी, आपको राजनीति एक तरह से कहा जाए तो विरासत में मिली हुई है, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, राजनीति विरासत में मिली, लेकिन आपके राजनीतिक गुरु कौन है साहब? थोड़ा सा दर्शकों को बेसब्री से इंतजार इस चीज़ का जानने के लिए उत्सुक है। देखिए, वैसे तो मेरे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जोदेव जी हैं, और दूसरे गुरु कह सकते हैं राजनीतिक गुरु तो स्वर्गीय श्री बालकृष्ण शर्मा जी, जिनको देवकी महाराज के रूप में लोग ज़्यादा जानते थे। सन 1990 में मैं सरपंच था और सरपंची करते हुए मुझे 6 महीना ही हुए थे और विधानसभा का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी मुझे तपकरा विधानसभा सीट, उस समय तपकरा विधानसभा सीट हुआ करता था, परिसीमन के बाद वो कुनकुरी हो गया, तो वहाँ से मुझे पहली बार भारतीय जनता पार्टी विधायक के लिए टिकट दी। और ये मैं बताना चाहूँगा कि तपकरा सीट में उस समय कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं था। अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा सीट थे, उसमें तपकरा जहाँ से मैं प्रत्याशी था वहाँ कांग्रेस का विधायक नहीं था। टेक्निकल फॉल्ट के कारण कांग्रेस का विधायक मतलब प्रत्याशी निर्दलीय घोषित हो गया प्रत्याशी। और उस समय
कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। मात्र 4000 वोट कांग्रेस को तपकरा क्षेत्र से मिली थी और पहली बार तपकरा क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी 15,000 वोटों से जीती। बहुत सुंदर। साय जी, आपसे आप जानना चाहेंगे कि आप एक दिलचस्प बात बताएं, जो आप सरपंच भी रहे हैं, एक ग्राम पंचायत स्तर से आपने राजनीति की शुरुआत की है, आपने किन किन पदों का जो है निर्वहन कर चुके हैं, थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम। देखिए, मैं सरपंच के पहले 5 साल पंच भी था। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के जब मैं गांव में आया तो उस समय पंचायत चुनाव का दौर चल रहा था, तो गांव वालों ने आग्रह करके मुझे पंच बनाया। 5 साल पंच के रूप में काम किया। तो अगला जब चुनाव आया पंचायत का, तो पूरे पंचायत वालों ने कहा कि अगर आप सरपंच बनेंगे तो आपको निर्विरोध सरपंच बना देंगे। तो मैंने स्वीकार किया, लेकिन मैंने गाँव वालों से आग्रह किया कि सरपंच को ही क्यों आप निर्विरोध बनाएंगे, जितने वार्ड हैं वहाँ पंचों को भी बनाइए। और 13 में से 12 वार्ड निर्विरोध निर्वाचित हुए थे पंच। वहाँ से सिर्फ एक वार्ड में चुनाव हुआ था, उसमें भी हमारा जो प्रत्याशी था वही जीता था। तो इस तरह से पंचायत सरपंच भी हम 6 महीना रहे। उसके बाद तपकरा विधानसभा से 2 बार विधायक रहे, 1990 से लेकर 1998 तक। फिर 1999 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो पहली बार मुझे भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया और 1999 से लगातार 2018 तक 4 बार रायगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताती रही, मुझे सांसद बनाते रहे और हर बार आशीर्वाद उनका बढ़ता गया। पहला चुनाव 5800 से हम जीते थे, दूसरा लोकसभा का चुनाव 74,000 से जीते, तीसरा लोकसभा का चुनाव 54,000 से जीते और चौथा लोकसभा का चुनाव 2,17,000 से भारतीय जनता पार्टी जीती। इस तरह से रायगढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को और हमको आशीर्वाद बना के दिया। साय सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि ये जो आपका जसपुर जिला है, तो जसपुर जिले में औद्योगिकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, औद्योगिक विकास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सर इस पर क्या आप प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, हम औद्योगिकरण के खिलाफ में नहीं हैं, लेकिन अगर उस उद्योग से क्षेत्र का विकास होता है, क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता है, क्षेत्र में प्रदूषण नहीं होता है, क्षेत्र में क्राइम नहीं बढ़ता है, ऐसे औद्योगिकरण के हम पक्षधर हैं। लेकिन ऐसे औद्योगिकरण हम नहीं चाहते हैं कि जहाँ पर प्रदूषण हो, क्राइम हो, जहाँ स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिले और वहाँ पर उनको मतलब भगा दिया जाए। हम तो रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे हैं, जानते हैं। पूरा हमारा रायगढ़ ज़िला एक तरह से प्रदूषण बहुत ख़राब रहता है, लोकल लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। जितने भी उद्योगपति होते हैं बाहर से लेबर लाते हैं। इससे जो है एक तरह से कहा जा सकता है कि आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ती हैं। मैं तो इतना तक सुना हूं कि बाहर का आदमी कोई किसी के घर में किराएदार के रूप में रहता है, बाद में उसका मालिक बन जाता है और जो असली मालिक रहता है उसको भगा दिया जाता है, यहाँ तक होता है। तो इस तरह का औद्योगिकरण का हम पक्षधर नहीं। माननीय महोदय, थोड़ा सा आपसे आप ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण के बढ़ते ग्राफ जो आज देखने को मिल रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, लगातार धर्मांतरण में बढ़ोतरी हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष के नाते कांग्रेस सरकार पर हमारा बराबर आरोप रहा कि इस पर सरकार ध्यान दे, धर्मांतरण पर रोक लगाए। तो यहाँ के जो मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, उनका कहना था कि भाई शिकायत दर्ज हो। लेकिन आज हम ये कहना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के अनेकों थाने में शिकायत दर्ज है। आपको हम ये भी बता दें कि जब सुकमा का एसपी वो स्वयं मतलब चिंता जाहिर किए थे, पत्र लिखकर जाहिर किए थे कि धर्मांतरण हो रहा है और ये ठीक बात नहीं है। बाद में बस्तर के जो कमिश्नर थे उन्होंने भी अपने अधीनस्थ कलेक्टरों को चिट्ठी
लिखकर उनको आगाह किया था कि भाई धर्मांतरण पर रोक लगाओ। और इससे बड़ा प्रमाण इस सरकार को क्या चाहिए। लेकिन ये सरकार धर्मांतरण के माध्यम से अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है, इसलिए धर्मांतरण करने वाले लोग लगातार 4.5 वर्षों में फले फूले हैं। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि शिकायत करने वालों के ऊपर कार्रवाई हुई है। साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो डीलिस्टिंग का मुद्दा जहाँ से उठा है, डीलिस्टिंग देश में लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे सर? डीलिस्टिंग बिल्कुल होना चाहिए। डीलिस्टिंग के हम पक्षधर हैं। इससे जो वास्तव में जो यहाँ के आदिवासी हैं उनको लाभ होगा। नहीं तो आज जो कन्वर्टेड लोग हैं, जिस तरह से संविधान में व्यवस्था है कि एससी का कोई व्यक्ति अगर धर्मांतरण हो जाता है तो उसको एससी का लाभ नहीं मिलता है, उसी तरह से हमारा पुरजोर मांग है कि डीलिस्टिंग लागू होना चाहिए। और जिस तरह से संविधान में एससी लोगों के लिए व्यवस्था है, वैसे अगर कोई एसटी भी अगर धर्मांतरित हो जाता है तो उसको एसटी के लाभ से वंचित होना चाहिए, उसको सिर्फ अल्पसंख्यक का लाभ मिलना चाहिए। सर, आपसे लास्ट सवाल मेरा ये है कि ये जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये जो समान नागरिक संहिता, ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लागू होना चाहिए। मैं भी यूसीसी के बिल्कुल पक्षधर हूँ। जब एक देश के लोग हैं तो सबके लिए कानून क्यों बराबर नहीं होना चाहिए? क्यों अलग अलग धर्म या संप्रदाय के अनुसार नियम कानून होना चाहिए? बिल्कुल सबके लिए समान कानून होना चाहिए, एक बराबर कानून होना चाहिए। यूसीसी का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। सर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है सर, और ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि प्रदेश में जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं करके, इस पर क्या कहेंगे सर? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से फेल है। 2018 के चुनाव में जो 36 वादे छत्तीसगढ़ की जनता से लोग अपने जन घोषणा पत्र में किए थे, आज दूसरा चुनाव होने को है। 2-4 महीने बाद अगला चुनाव आने वाला है, लेकिन एक भी वादा 36 वादा में इन्होंने पूरा नहीं किया है। चाहे वो कर्जा माफ़ी हो, चाहे नियमितीकरण की बात हो, या बेरोजगारों को रोज़गार देने की बात हो, या बेरोजगारी भत्ता हो, कोई भी एक भी वादा 36 में से सरकार मतलब पूरा नहीं की है। अब चूँकि अगला चुनाव है, जनता को फिर ठगना है, जनता का वोट लेना है, इसलिए दाना डालने का काम ये सरकार कर रही है। और भ्रष्टाचार में तो ये सरकार आकंठ डूबी है। वैसे भ्रष्टाचार की जननी ही कांग्रेस पार्टी है। और आज भ्रष्टाचार के इतने मामले हैं कि आज इनके कितने लोग जेल के अंदर में हैं। आज आपका कोयला घोटाला में कांग्रेस का एक बड़ा लीडर सूर्यकांत तिवारी वो अंदर है। सौम्या चौरसिया जो मुख्यमंत्री की ओएसडी थी, वो आज करप्शन के मामले में अंदर है। आज 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है, जिसमें अनवर ढेबर वो बंद है, उसका आज तक जमानत नहीं हुआ है। और समीर बिश्नोई हैं, वो भी करप्शन के मामले में अंदर है, आज तक इनका बेल नहीं हुआ है। और आज किसी भी क्षेत्र में नहीं, मतलब आपका सीजीपीएससी है, व्यापम है, जहाँ पर मतलब थोड़ा भी भ्रष्टाचार का गुंजाइश नहीं रहता है, यहाँ भी इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। तो आकंठ सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और इसका खामियाजा इन लोगों को आने वाले विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। माननीय महोदय, कल ही जो है अभी मंत्रिमंडल का जबरदस्त इस्तीफा लिया गया है भूपेश बघेल सरकार के द्वारा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं कांग्रेस के लोग? अब देखिए, एक आदिवासी को हटा के दूसरे आदिवासी को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष, और एक आदिवासी मंत्री को भी हटाया गया है। हाँ, शिक्षा मंत्री को, टेकाम साहब को हटाया गया है, और उनके जगह पर ये मोहन मरकाम जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको आज शपथ दिलाया गया है। ये सब आदिवासियों के हमेशा ये सरकार खिलाफत में रही है। जितना हित चिंतन भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो आदिवासियों का विकास का मामला हो या आदिवासियों का मान और सम्मान का मामला हो, जितना भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों का चिंतन किया है, उतना कांग्रेस ने नहीं किया है। कांग्रेस सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में आदिवासियों का इस्तेमाल किया है। जबकि जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे,
तो आदिवासियों का समुचित विकास हो, इसके लिए अलग से भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए, अलग से बजट दिए। आज देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाकर पूरे देश के आदिवासियों का मान और सम्मान को बढ़ाया है। इसलिए मैं फिर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के रूप में आदिवासियों का इस्तेमाल की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का विकास भी की है हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, और उनका मान और सम्मान भी बढ़ाने का काम किया है। आगामी 2 महीने बाद जो है आचार संहिता लगने वाले हैं सर विधानसभा चुनाव को लेकर के छत्तीसगढ़ में, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सर? आपके मुद्दे क्या होंगे, चुनावी मुद्दे जो होंगे उस पर जानना चाहेंगे। देखिए, हमारा मुद्दा तो विकास होगा। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसमें आप अपने क्षेत्र को ही ले लीजिए और तुलना करिए कि कांग्रेस के ज़माने में क्या स्थिति थी क्षेत्र की, और जब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी, या आज केंद्र में 9 साल मोदी जी की सरकार को हुए हैं, तो जो भी क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे वो आवागमन के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, घर घर बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना हो, या बीमारी के क्षेत्र में 5 लाख तक गरीबों को आयुष्मान कार्ड हो, ये सारा विकास का काम, प्रधानमंत्री आवास हो, गरीबों को मकान देने का काम, ये सब हो, जितना गरीबों से जुड़ा हुआ है, जनधन खाता हो, सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। योजना केंद्र की योजना है जो नल जल योजना जिसको कह रहे हैं। हाँ, नल जल योजना, मतलब मोदी जी का संकल्प है कि जिस तरह से उन्होंने हर घर में बिजली पहुंचाया है सौभाग्य योजना के माध्यम से, उसी तरह से हर घर में जल जीवन मिशन के तरफ से पानी पहुंचाना है हर घर में नल के द्वारा, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया प्रदेश सरकार के कारण। तो माननीय शायद साहब, आप हमारे पंचायत टुडे न्यूज़ के लिए बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, आपको भी धन्यवाद।